ट्वेल्थ क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग लाइन कर रहे हैं। लाइन में हम लोगों ने लाइन के दो इक्वेशंस को देखा है, एक है लाइन का वेक्टर फॉर्म और एक है लाइन का कार्टेशियन फॉर्म। लाइन का वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है और लाइन का कार्टेशियन फॉर्म कुछ इस तरह से रहता है। लाइन के वेक्टर फॉर्म में ये जो पॉइंट ए है, वेक्टर ए जो है दरअसल ये एक पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिस पॉइंट से हमारा लाइन पास हो रहा है, और ये वेक्टर बी जो है दरअसल उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसके पैरेलल या जिसके डायरेक्शन में हमारा ये लाइन होता है। अगर इसे और एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये वेक्टर ए जो है दरअसल चूंकि पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का, तो इसे हम a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस लैम्डा ये बी वेक्टर जो है चूंकि अपने आप में एक वेक्टर होता है जिसके पैरेलल या जिसके डायरेक्शन में हमारा ये लाइन है, तो इसे हम b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप इस तरह से देख सकते हैं। यानी वेक्टर फॉर्म में लाइन जो है वो हमें इस तरह से देखने को मिलेगा। कार्टेशियन फॉर्म में वही लाइन का इक्वेशन जो है हमारे लिए x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी के फॉर्म में हो जाता है, जहाँ x1 y1 z1 जो है वो पॉइंट है जहाँ से ये लाइन पास कर रहा है, और ये a b c जो है उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं, या हो सकता है कि किसी इक्वेशन में a b c की जगह पर डायरेक्शन कोसाइंस आ जाए, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म तो यही रहेगा। अब जरा सोचिए, ये पूरा का पूरा जो है अपने आप में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मान लीजिए ये लाइन जो है हमारा ये है। अब अगर इस लाइन के बारे में हम बात करें तो इस लाइन को बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स लगे होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर एक लाइन को फॉर्म करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस लाइन पर हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें, ये जो कार्टेशियन फॉर्म है, मान लीजिए कि ये कार्टेशियन फॉर्म इस लाइन का है, तो इस लाइन पर भी बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। अब इस लाइन पर अगर मुझे किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेना हो, इस रेखा पर अगर मुझे किसी एक बिंदु के निर्देशांक को लेना हो, तो वो ये आर वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये आर वेक्टर हमारा और कुछ नहीं, केवल एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमने वेक्टर चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ा है। इस आर वेक्टर को हम x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप लिखा करते थे। x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप और कुछ नहीं, एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y और z हैं उसका वेक्टर फॉर्म है, यानी इसका पोजीशन वेक्टर है। अपने आप में ये x, y, z जो है किसी पॉइंट के, किसी बिंदु के निर्देशांक हैं जिसका स्थिति सदिश जो है हमारा r वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। ठीक इसी तरह से अगर इस लाइन पर सिचुएटेड, इस लाइन पर स्थित मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं, तो उस एक पॉइंट को मान लीजिए कि मैंने P नाम दिया। अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर मुझे निकालना है, बिंदु P के अगर मुझे निर्देशांक को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन के इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल मान लूंगा। इस लाइन के इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल मानने के बाद मैं इस वाले भाग को लैम्डा के इक्वल बराबर करूंगा, यानी इसको लैम्डा के इक्वल बराबर करके मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू आती है a लैम्डा प्लस x1,
ये वाले भाग को अगर मैंने लेमडा के बराबर किया और यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी b लेमडा प्लस y1, और इस वाले हिस्से को अगर मैंने लेमडा के इक्वल इक्वेट करके z की वैल्यू निकाली तो z जो है आएगा हमारा c लेमडा प्लस z1। और ये x y z क्या है, ये x y z और कुछ नहीं, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये जो हमारा बिंदु P था, इस बिंदु P के निर्देशांक के x y z हैं और ये x y z का मान हमारा ये है। कहने का भावार्थ ये है कि वेक्टर फॉर्म में अगर हमारा लाइन है और उस लाइन पर सिचुएटेड किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन बताता है, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये r वेक्टर बताता है। ये r वेक्टर अपने आप में पोजीशन वेक्टर है किसी एक पॉइंट का जो कि इस लाइन पर कहीं ना कहीं पर सिचुएटेड है। कहीं ना कहीं पर सिचुएटेड है मतलब आप सोचिए, ये पॉइंट जो है इस लाइन पर है, ये पॉइंट भी इस लाइन पर है, ये पॉइंट भी इसी लाइन पर है, ऐसे करके मैं बहुत सारे पॉइंट्स इस लाइन पर ले सकता हूँ। इस पूरे इक्वेशन में यहाँ पर जो लेमडा है, ये लेमडा अपने आप में एक कांस्टेंट है। अगर मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करते जाऊँ, लेमडा की मैं अलग अलग वैल्यू रखूँ, तो लेमडा की अलग अलग वैल्यू रखने से इस आर वेक्टर का मान जो है या इस आर वेक्टर की वैल्यू जो है वो चेंज होती चली जाएगी। लेमडा की जगह पर अगर मैंने 1 रख दिया तो लेमडा की जगह 1 रखने पर आर वेक्टर की वैल्यू कुछ और आएगी। लेमडा की जगह पर अगर मैंने 2 रख दिया तब इस पूरे को सॉल्व करने पर आर वेक्टर की वैल्यू कुछ और आएगी। इसी तरह लेमडा की जगह अगर मैंने -5 रख दिया तो लेमडा की जगह -5 रखकर सॉल्व करने पर आर वेक्टर की वैल्यू कुछ और आएगी। यानी इस लेमडा की वैल्यू को चेंज करने से मेरा वो आर वेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है। आर वेक्टर चेंज होने का मतलब कि मुझे अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू को इस तरह से लिख लूँ और इसमें लेमडा की वैल्यू को मैं चेंज करते चला जाऊँ तो लेमडा की वैल्यू को चेंज करने से क्या होगा, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी मतलब ये पॉइंट P जो है ये चेंज होता चला जाएगा। भले एक्स वाई जेड चेंज होगा लेकिन जो भी एक्स वाई जेड आएगा वो उस पॉइंट P का ही कोऑर्डिनेट्स होगा और ये पॉइंट P बस अपना जगह बदल लेगा। अभी पॉइंट P यहाँ दिख रहा है, हो सकता है लेमडा की किसी वैल्यू के बाद वो पॉइंट P मुझे यहाँ दिख जाए। कहने का मतलब कि लेमडा की वैल्यू जो है इस पॉइंट के पोजीशन को डिसाइड करता है कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा। हम लोग इसको, ये जो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है इसे एक जनरल पॉइंट की वैल्यू मान सकते हैं जो कि उस लाइन पर ही सिचुएटेड रहता है। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है ये आर वेक्टर की वैल्यू है और ये आर वेक्टर और कुछ नहीं, केवल एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेक्टर फॉर्म में लाइन हो या हमारा कार्टेशियन फॉर्म में लाइन हो, उस पर अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें लेने हैं तो उसके लिए आपने ये जान लिया। अब इसे जानने के बाद कि किसी भी लाइन पर सिचुएटेड किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आइए अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करें। इसके बहुत ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इस कॉन्सेप्ट के, यानी किसी भी लाइन पर सिचुएटेड किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं, इस कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही बेहतरीन है और इसके एप्लीकेशन पे हमें बेस्ड 3-4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिनमें से सबसे पहला जो टॉपिक है ये है इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स में हमारे पास 2 लाइन्स होने चाहिए जो कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हों। मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है,
ये हमारा एक लाइन है और ये हमारा एक दूसरा लाइन है। ये दोनों के दोनों लाइंस जो हैं इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसमें से इस वाले लाइन को मैंने L1 लाइन का नाम दे दिया और इसे L2 लाइन का नाम दे दिया। अब सोचिए, अगर मेरे पास दो लाइन के इक्वेशन गिवन हैं और उनसे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला जाए कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, यानी मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने की बात की जा रही है। आइए इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। क्या है इसका कॉन्सेप्ट? मान लीजिए कि लाइन 1 जो है इसका इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 है। ये इस लाइन का इक्वेशन है और इस लाइन का इक्वेशन जो है x माइनस x1 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस, यहाँ पर x2 कर देते हैं इसको, x2 y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये हमारे दो लाइंस के इक्वेशन हैं। अब हमें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अभी अभी हमने क्या सीखा था कि कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई लाइन होता है तो उस लाइन पर सिचुएटेड, उस लाइन पर स्थित किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे निकालते हैं। किसी भी लाइन के इक्वेशन को लेम्डा के इक्वल इक्वेट करके एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालते हैं तो ये अपने आप में और कुछ नहीं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि उसी लाइन पर स्थित होता है। तो आइए इस लाइन पर सिचुएटेड हम किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको लेम्डा के बराबर कर दिया। लेम्डा के बराबर करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से x की, y की और z की वैल्यू निकाली। तो x, y, z की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आएगा a1 लेम्डा प्लस x1, यहाँ से b1 लेम्डा प्लस y1 और यहाँ से c1 लेम्डा प्लस z1। अपने आप में ये जो है x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है और ये z का वैल्यू है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम x, y, z के रूप में लिखा करते हैं। तो ये जो निकल गया ये इस लाइन पर सिचुएटेड कोई एक पॉइंट है, इस लाइन पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ये हैं। सेम चीज अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, ये भी तो हमारा एक लाइन है और ये अगर एक लाइन है तो इस पर सिचुएटेड कोई भी हमें एक पॉइंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम म्यू के बराबर ले लेते हैं। उसे हमने लेम्डा के बराबर लिया था, इसे हम म्यू के बराबर ले लेते हैं और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकलेगी ये निकलेगी a2 म्यू प्लस x2, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी b2 म्यू प्लस y2 और यहाँ से z की वैल्यू निकलेगी c2 म्यू प्लस z2। ये भी अपने आप में x, y और z है, मतलब कि ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी बिंदु के निर्देशांक हैं। ये कहाँ पर है, ये इस वाले लाइन पर सिचुएटेड, इस वाले लाइन पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हैं। ये तो हमने बात की कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो सकता है, चाहे वो पॉइंट यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, लेकिन इसी लाइन पर रहेगा। ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला ये इस लाइन पर सिचुएटेड कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन हम तो जानना चाह रहे थे इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। किसका प्रतिच्छेद बिंदु, किसका इंटरसेक्शन, दो लाइंस का। यानी हमें ज़रूरत है इस वाले पॉइंट की। अब अगर इस वाले पॉइंट को हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट
इस लाइन पर भी दिख रहा है और ये पॉइंट इस लाइन पर भी दिख रहा है। अब ये पॉइंट अगर इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, पॉइंट तो हमारा एक ही है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी एक ही होगा। तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, चूंकि ये पॉइंट दोनों लाइन पर है तो हम ये मान लेते हैं कि लैम्डा का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू जरूर आएगा जिससे ये वाला पॉइंट जो है यहाँ तक पहुँच जाए। और यहाँ पर इस वाले लाइन के बारे में जब सोचते हैं तो ये जो है ये इस लाइन पर सिचुएटेड कोई भी एक पॉइंट है। हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं कि म्यू का कोई ना कोई तो एक ऐसा वैल्यू होगा दुनिया में जिसको यहाँ रखने पर जो पॉइंट बनेगा वो यही वाला पॉइंट बन जाए। अगर ऐसा है तो ये कब संभव हो सकता है, जब ये वाला x का वैल्यू इस वाले x के वैल्यू के बराबर हो जाए, ये वाली y वाली वैल्यू इस वाले y के वैल्यू के बराबर हो जाए और ये z वाली वैल्यू इस z के वैल्यू के बराबर हो जाए। दरअसल ये जो लिखा है ये अपने आप में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एक बिंदु के निर्देशांक हैं, जिसमें ये पूरा का पूरा x वाला पार्ट है, ये पूरा y वाला हिस्सा है और ये पूरा z वाला हिस्सा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अब दोनों के दोनों अगर एक ही पॉइंट हैं ये वाले, तब इसके लिए ये x का वैल्यू और ये x का वैल्यू सेम होगा, यानी a1 लैम्डा प्लस x1 जो है ये a2 म्यू प्लस x2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही b1 लैम्डा प्लस y1 इज इक्वल टू b2 म्यू प्लस y2 के बराबर होना चाहिए। और ठीक ऐसे ही c1 लैम्डा प्लस z1 जो है c2 म्यू प्लस z2 के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन इक्वेशन आए हैं। इन तीन इक्वेशन में से किसी भी दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है। दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करके हमें बस लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तीन इक्वेशन में से किसी भी दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करिए और वहाँ से लैम्डा या म्यू का वैल्यू निकालिए और उस लैम्डा और म्यू के वैल्यू को आप तीसरे इक्वेशन में पुट करिए। मान लीजिए कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को लेके सॉल्व किया और लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपने निकाल ली, तो उस लैम्डा और म्यू की वैल्यू को यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट करिए। थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू ने इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, और अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकला, अभी सिर्फ ये पता चला कि हाँ ये दोनों के दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ऐसा भी होता है क्या कि दुनिया में कोई दो लाइन हो और दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही ना करें? बिल्कुल होता है। पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, दो पैरेलल लाइन जो हैं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो हमारे पास जो दोनों लाइंस हैं क्या पता वो कल के डेट में इंटरसेक्ट करें कि नहीं करें। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से पहले ये पता कर लेना जरूरी रहता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब उनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं होगा हम निकाल नहीं पाएंगे उसे। तो क्वेश्चन को दो हिस्से में समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप पहले चेक करिए कि दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चेक कैसे होता है, यहाँ पर जो तीन इक्वेशन दिख रहे हैं इसमें से किसी भी दो को लेकर सॉल्व करिए। दो को लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू पता चलेगी, और इन दोनों की वैल्यू को आप किसी तीसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तीसरा इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों के दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक बात हुई इंटरसेक्ट करने की। और अगर आपने थर्ड इक्वेशन में लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखी और इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, नहीं अगर आया दोनों बराबर, तब इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं।
अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही हैं तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे नहीं निकालेंगे। अब आइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या होगा, आपने लेम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू निकाली हुई है, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लेकर यहाँ पर पुट कर दीजिए। अगर आप लेम्डा की वैल्यू लेना चाहते हैं तो लेम्डा की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख कर सॉल्व करिएगा तो ये x आएगा, ये y आएगा और ये z आएगा। ये जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ये इसी इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। या अगर आपने म्यू की वैल्यू लेनी है तो म्यू की वैल्यू को लेकर आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख के सॉल्व करिए, आपका x, y और z आएगा, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये बात हो गई कार्टेशियन फॉर्म की। सेम वेक्टर फॉर्म में आते हैं। बात करते हैं अगर हमारे दो लाइंस वेक्टर फॉर्म में दिए हों, अगर हमारे दो लाइंस वेक्टर फॉर्म में दिए हों तब उनका अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, दो रेखाएं अगर हमारे को सदिश रूप में दी गई हैं और हमें उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना हो तब कैसे करते हैं। मान लीजिए पहला लाइन जो है वेक्टर फॉर्म में हमारे पास ये है, पहला लाइन हमारा ये है और दूसरा लाइन जो है हमारा दूसरा लाइन जो है वो ये है, ये हमारे दो लाइन्स हैं। अब आप जरा सोचिए ये R जो है ये अपने आप में क्या होता है, ये R जो है अपने आप में किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है, किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का पोजीशन वेक्टर होता है। चूंकि वेक्टर फॉर्म में है तो किसी एक बिंदु के निर्देशांक का ये स्थिति सदिश है। ये तो पहले लाइन का है। चूंकि ये R वेक्टर जो है किसी एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस लाइन पर कहीं ना कहीं है। बात फिर वही आती है, अगर हमारा लाइन 1 ये जो है हमारा लाइन 1 है, चलिए यहाँ पर हमने एक लाइन 1 ड्रॉ कर लिया, ये हमारा लाइन 1 है और ये हमारा लाइन 2 है। चलिए हमने यहाँ पर एक लाइन 2 भी ड्रॉ कर लिया, ये हमारा लाइन नंबर 2 हो गया। लाइन नंबर 1 पर ये R वेक्टर जो है किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, किसी एक बिंदु का स्थिति सदिश है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो पॉइंट R है, R वेक्टर जो है वो यहाँ पर है पहले वाले लाइन का, और दूसरे वाले लाइन का जो R वेक्टर है वो हमारा यहाँ पर है। अब सोचिए इस पूरे में अगर मैं इस लेम्डा की वैल्यू को चेंज करते जाऊं तो लेम्डा की वैल्यू को चेंज करने से ये R का वैल्यू जो है चेंज होता चला जाएगा। R का वैल्यू चेंज होते 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 लेम्डा की कोई ना कोई तो ऐसी वैल्यू आएगी जिससे वो R वेक्टर जो है, ये R वेक्टर जो है ये यहाँ पर चला आए। लेम्डा की दुनिया में कोई ऐसी वैल्यू होगी। ठीक वैसे ही सोचिए म्यू की वैल्यू को अगर मैं चेंज करते रहूं तब इससे ये वाला R जो है चेंज होता रहेगा, ये वाला R चेंज होगा, या तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कहीं पर भी जाए, कहीं ना कहीं दुनिया में म्यू का कोई ऐसा वैल्यू होगा जिसको वहां पर रखने से ये R वेक्टर जो है वापस यहीं आ जाए, ये R वेक्टर भी हमें यहीं पर मिल जाए।
यानी ये आर वेक्टर और ये आर वेक्टर जो है अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब कि दोनों जो है वो सेम हो रहा है, दोनों सेम हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से के बराबर कर देना चाहिए। हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो और कुछ नहीं, वो हमारा ये आर वेक्टर है। तब यहाँ से क्या होगा, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप प्लस लैम्डा B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, इस पूरे को हम इक्वल कर देते हैं किसके, इसके, यानी C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप प्लस म्यू D1 i कैप प्लस D2 j कैप प्लस D3 k कैप के। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, लैम्डा को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ म्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। लैम्डा को जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में देखिए आई, आपको आई कैप दो जगह दिखेगा, दोनों में से आप आई कैप को कॉमन ले लीजिए। फिर आपको जे कैप भी दो जगह दिखेगा, तो यहाँ पर दोनों में से आप जे कैप को कॉमन ले लीजिए। के कैप भी आपको दो जगह दिखेगा, तो यहाँ से भी आप के कैप को कॉमन ले लीजिए। ये तो बात हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। सेम आप राइट हैंड साइड में करिए। पहले म्यू को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। म्यू को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आई कैप आपको दो जगह दिख रहा है, दोनों में से आप आई कैप को कॉमन ले लीजिए। तब आपको यहाँ पर जो दिखेगा वो ऐसे ब्रैकेट के बाहर में आई कैप दिखेगा और ब्रैकेट के अंदर में दो चीज़ें दिखेंगी, प्लस ऐसे ही जे कैप और ऐसे ही के कैप को करना है। अब इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के पहले देखिए क्या आपको एक वेक्टर का फॉर्म नजर आया, क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप लगा है तो ये अपने आप में एक वेक्टर का फॉर्म है। इज इक्वल टू के बाद भी आई कैप जे कैप के कैप लगा है तो ये भी तो अपने आप में एक वेक्टर का फॉर्म है। और दो वेक्टर्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ये तभी संभव हो सकता है जब आई कैप का ये कोफिशिएंट आई कैप के इस कोफिशिएंट के बराबर हो, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर कर दिया जाए तो यहां से एक इक्वेशन आएगा। फिर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया जाए, यहां से एक और इक्वेशन आएगा। फिर ये के कैप वाले को इस के कैप वाले के बराबर कर देंगे तो यहां से हमारा एक तीसरा इक्वेशन आएगा। अब हमारे पास देखिए यहां पर भी तीन इक्वेशंस आ गए, तीन समीकरण यहां से भी आएंगे। इन तीनों में लैम्डा और म्यू दोनों होगा, क्योंकि यहाँ से आपको लैम्डा जाएगा और यहाँ से आपका म्यू आएगा। तो लैम्डा और म्यू के फॉर्म में, लैम्डा और म्यू के रूप में आपके पास तीन इक्वेशन आएंगे। उन तीनों इक्वेशन में से किसी भी दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करना है और दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करके आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू को आप तीसरे वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तीसरा इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों के दोनों लाइंस जो हैं किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू को तीसरे इक्वेशन में रखेंगे, जब वो सेटिस्फाई होगा तो यहाँ से सिर्फ यही पता चलेगा कि दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी हैं। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपस में, लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखने पर ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं।
और अगर कर गई तो ये इक्वल आ जाएगा, और इक्वल आने के बाद आप क्या करिए, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपने निकाल लिया है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए या तो लैम्डा का वैल्यू आप लाइन 1 में रख दीजिए, यहाँ लैम्डा का वैल्यू रखकर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, या म्यू की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ रखकर इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने से भी आपको आर मिल जाएगा, और ये आर और कोई नहीं, हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला आर होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के पॉइंट को फाइंड करने का। ये कॉन्सेप्ट जो है हम दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।